सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखें इससे पहले कि हम आपको बता दें, आपको भले को ये अम्बेडकर संदेश 16 अगस्त 2025 को सुबह 5 बजे मिलेगा यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज है 15 अगस्त 2025। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आज का अम्बेडकर संदेश हम शुरू करेंगे। यदि आप भी अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो इसी चैनल के आवाज का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर सभी दर्शकों को जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अम्बेडकर संदेश को वॉच करते हैं, उन सभी तक अपनी शुभकामनाएं आप मंगल कामनाएं पहुंचा सकते हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश प्रांतीय स्वायत्तता को लेकर है। प्रांतीय सरकार और भारत सरकार का संबंध किस तरह का होना चाहिए, किस शर्तों के अधीन होना चाहिए, किस तरह से प्रांतीय सरकार और किस तरह से भारत सरकार के बीच में तालमेल होना चाहिए, अधिकारों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो प्योर विशुद्ध रूप से प्रांतीय सरकार ही कर सकती है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, जैसे कि विदेश मामले, रक्षा के क्षेत्र में ये केंद्र सरकार ही कर सकती है। वित्त का मामला हो तो बहुत ऐसे विषय हैं जो दोनों ही कर सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिन्हें वर्तमान में हम समवर्ती सूची के तहत कह सकते हैं डाला गया है ऐसे कर्तव्यों को। तो आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब प्रांतीय सरकार और भारत सरकार के संबंध किस तरह से होने चाहिए, प्रांतीय स्वायत्तता आखिर है क्या, इस बारे में विस्तार से बताते हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पर इस विषय को लेकर परिच्छेद 4 में अध्याय नंबर 1 पूरा आज हम आपके समक्ष रखेंगे। अपेक्षाकृत अम्बेडकर संदेश लंबा हो सकता है मेरे साथियों, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित ये हैं बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से और पेज नंबर 83 से लेकर 87 तक। तो आइए शुरू करते हैं BBAIC सारनाथ वाराणसी से आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं कि यह स्पष्ट है कि कार्यपालिका का दायित्व किसी काम का नहीं रहेगा यदि किसी प्रांतीय कार्यपालिका को प्रांतीय विधायिका के अधीन न रखकर प्रांत से बाहर किसी संस्था के अधीन रखा जाए या अपने अधिकारों के प्रयोग के मामले में प्रांतीय विधायिका अपने क्षेत्र में सर्वोपरि होकर किसी अन्य अधिकार के अधीन हो जाए। दूसरे शब्दों में, उत्तरदायी शासन स्वायत्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रांतीय और केंद्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए जाएं। 1919 के पूर्व प्रांतीय सरकार से भारत सरकार अधिनियम की धारा 45 के अनुसार अपेक्षा की जाती थी कि वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के आदेशों का पालन करे और उसे सतत रूप से और कर्मठता से अपने कार्रवाइयों की या उन सभी मामलों की सूचना भेजती रहे जो उसकी राय में उसे भेजना जरूरी हो या जिनके विषय में उसे सूचना की आवश्यकता हो, और अपने प्रांतों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में जिन पर उसका अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण हो। इसका मतलब है कि प्रांतीय सरकारों को अपने प्रशासनिक मामलों में कोई मान्य प्राधिकार प्राप्त नहीं था। जो भी अधिकार उसे प्राप्त थे वे उसे केंद्र सरकार ने अपनी ओर से उसी प्रकार सौंप रखे थे जिस प्रकार एक मालिक अपने एजेंट को सौंपता है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय सरकार से प्रांतीय सरकार का यह संबंध अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों तथा नियमों का दास बना दिया गया। 1919 के अधिनियम की धारा 45(1) ख में उपबंध किया गया प्रांतीय विषयों के बारे में स्थानीय सरकारों को प्राधिकार सौंपने के लिए और उन सरकारों को राजस्व और अन्य राशियों के आवंटन के लिए धारा 45(3) में व्यवस्था की गई। जहां तक हस्तांतरित विषयों का संबंध है, इस अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल में स्थानीय सरकारों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी जो अधिकार निहित हैं वे केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाएंगे जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए। किंतु गवर्नर जनरल इन काउंसिल इस बात की एकमात्र निर्णायक होगी कि विशेष मामले में ऐसे अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के भीतर आता है या नहीं। इसलिए 1919 के अधिनियम में 2 परिवर्तन किए गए। नंबर 1, उसने प्रांतों को उनका अपना प्राधिकार प्रदान किया।
वह भारत सरकार के एजेंटों के रूप में प्राप्त अधिकार से भिन्न था। दूसरा, अधिनियम ने उन्हें उनके उस पूर्ववर्ती दायित्व से मुक्त कर दिया कि वे उन विषयों के बारे में भारत सरकार की आज्ञा का पालन करें जो मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण के अधिकार उसने अपने पास रखे। इससे यह स्पष्ट है कि भले ही मंत्रियों को सभी विषयों का नियंत्रण पूर्णतः दे दिया जाए, परंतु हस्तांतरण सदा ही भारत सरकार के अधीक्षण के अधिकार के अधीन रहेगा। इसका अर्थ होगा कि प्रांतीय सरकार की काम करने की आजादी में हस्तक्षेप हो सकता है। सवाल यह है कि क्या अधीक्षण का अधिकार आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो क्या केंद्र और प्रांतों की सरकारों के बीच संबंधों का कोई अन्य रूप सोचा जा सकता है? इसमें इन अधिकारों को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उनका टकराव प्रांत की स्वायत्तता से न हो। 1919 के अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रांतीय विधायिकाओं और प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने के बारे में कार्य करने या कार्य को अंतिम रूप देने की आजादी नहीं दी गई है। प्रांतीय विधायिका के अधिकारों को दो अलग अलग तरीकों से सीमित किया गया है। धारा 80 का में परिभाषित कतिपय मामलों के बारे में गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना न वह किसी कानून को बना सकती है और न ही उस पर विचार कर सकती है, भले ही उसका संबंध प्रांतीय क्षेत्र के मामले से क्यों न हो। कुछ अन्य मामलों के बारे में प्रांतीय विधायिका कानून पारित कर सकती है, किंतु यदि कानून धारा 80 का और उसके अधीन बनाए गए नियमों के दायरे में आता है तो उस पर गवर्नर जनरल वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। पर इन दो प्रतिबंधों से प्रांतीय स्वायत्तता के सम्मिलित प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या प्रांत और केंद्र की सरकारों के बीच संबंधों की कोई दूसरी प्रणाली सोची जा सकती है जिसमें केंद्रीय सरकार के अधिकारों का टकराव प्रांतों की स्वायत्तता से न हो। प्रांतीय विषयों के प्रशासन के मामले में प्रांतीय सरकार पर केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षण का उपबंध तथा प्रांतीय विषयों के बारे में प्रांतीय कानून बनाने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति तथा पश्चातवर्ती वीटो की शक्ति का उपबंध एक ऐसा विचित्र लक्षण है जो किसी ऐसे अन्य देश के संविधान में नहीं पाया जाता, जहां सरकार के कामों को केंद्रीय तथा प्रांतीय जैसे दो राजनीतिक निकायों के बीच बांटा जाता है। यह था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। बस एग्जाम्पल देते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इन तीनों देशों में क्या फर्क है प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में, ये जानना बहुत जरूरी मेरे साथियों। आज का टॉपिक आपके तभी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधानों की इस बिंदु को लेकर, प्रांतीय स्वायत्तता को लेकर कंपेयर करेंगे। भाषा लिखते हैं कि भारत के संविधान में पूर्व स्वीकृति संबंधी प्राविधानों ने अपना स्थान दो गलत धारणाओं के कारण बना लिया है। एक यह है कि पूर्णतः कामों की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इस धारणा का कोई ठोस आधार नहीं दिख पड़ता, क्योंकि कनाडा का संविधान निश्चय ही इन कामों को दो अलग अलग वर्गों में बांटता है। यथा एक वे वर्ग जो पूर्णतः केंद्र सरकार के हैं और दो वे वर्ग जिनका संबंध पूर्णतः प्रांतीय सरकारों से है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में पूर्णतः स्वायत्त हैं। दूसरी धारणा है कि उन कामों के निपटारे के लिए जिन्हें पूरी तरह से प्रांतीय नहीं कहा जा सकता, केवल यह रास्ता है कि उनके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी और केंद्र को बाद में वीटो का अधिकार भी होगा। ये भी मुझे गलत धारणा लगती है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संविधान इसके उदाहरण है, जहां संविधानों ने कनाडा की तरह कार्यों को दो पूर्ण तथा स्पष्ट विभाजन नहीं किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कार्यों और अधिकारों के विभाजन की जो योजना अपनाई गई है, उसके अनुसार वहां कुछ ऐसे मामले हैं जिनके बारे में केंद्र की सरकार को और अधिक मिले हुए हैं। कुछ अन्य मामलों में केंद्र की सरकार के अधिकार राज्य सरकारों के अधिकारों के समवर्ती हैं, लेकिन समवर्ती विधान के मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, वह जिसमें राज्य के अपने निजी अधिकारों के प्रयोग का उल्लंघन मात्र करके राष्ट्रकुल संसद का अधिकार सर्वोच्च विधान के रूप में चलता है। नंबर दो, वह जिसमें राष्ट्रकुल को कोई सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका में
सरकार के अधिकारों की स्थिति इस प्रकार है। नंबर 1, अधिकार जो केवल केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नंबर 2, अमेरिका में सरकार को क्या अधिकार प्राप्त है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। नंबर 2 है अधिकार जो केवल राज्य सरकारों को प्राप्त है। नंबर 3, अधिकार जो केंद्र की सरकार और राज्य दोनों को प्राप्त है। और चौथा बिंदु है अधिकार जो केंद्र की सरकार को प्राप्त नहीं है। 5वां, अधिकार जो राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों संविधानों में ये मान्यता है कि ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्णतः किसी एक के हैं, यानी कि ऐसे कार्य को भी किया जा सकता है, परंतु उनमें से किसी ने भी यह योजना नहीं अपनाई है कि इन कार्यों को एक सरकार को सौंपा जाए और इस पर शर्त लगा दी जाए कि उसे दूसरी सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और दूसरी सरकार चाहे तो बाद में वीटो का इस्तेमाल भी कर सकती है। मैं सिफारिश करता हूँ, बाबा साहब की सिफारिश जान लीजिए मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं मैं सिफारिश करता हूँ कि कार्यों और अधिकारों के विभाजन की कनाडा जैसी योजना को आजमाया जाए और यदि वह असफल रहे तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में प्रचलित योजना अपनाई जाए, परंतु किसी भी हालत में पूर्व स्वीकृति और पश्चातवर्ती वीटो का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट साहब चाहते हैं कि कनाडा में जो योजना लागू है वो योजना अपने भारत में भी लागू की जाए। अगर वो असफल हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की योजना को लागू किया जा सकता है, लेकिन वीटो का अधिकार का बाबा साहब विरोध करते हैं। अगला बिंदु, बाबा साहब कहते हैं कि प्रांतीय नियंत्रण के लिए हस्तांतरित विषयों पर पर्यवेक्षण के अधिकार जिस उपबंध के द्वारा केंद्रीय सरकार को दिए गए उसकी व्यवस्था का आंशिक कारण यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट आवंटन नहीं है। उसका आंशिक कारण यह है कि प्रांतीय विषयों के प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार के दायित्व के बारे में एक गलत धारणा बना ली गई है। पर्यवेक्षण के अधिकार का औचित्य इस आधार पर ठहराया जाता है कि कुछ विषय केंद्रीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका की पद्धति के अनुसार विषयों का समुचित आवंटन कर दिया जाए तो यह तर्क टिकेगा नहीं। पर्यवेक्षण के अधिकारों के औचित्य के बारे में दूसरा दृष्टिकोण यह है कि भारत की शांति, व्यवस्था और उत्तम प्रशासन का दायित्व समग्रता भारत सरकार का ही होना चाहिए। वो अपने दायित्वों का निर्वाह करके उसके लिए उसे पर्यवेक्षण का अधिकार मिलना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कार्यों के विभाजन के साथ साथ दायित्वों का विभाजन भी होना चाहिए। यदि इन दायित्वों का भी विभाजन कर दिया जाए और केंद्रीय सरकार का दायित्व केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहे जिसे सौंपे जाएं, तो प्रांतीय सरकारों के पर्यवेक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मैं सुझाव देता हूं कि भारत सरकार अधिनियम के जो खंड केंद्रीय सरकार के दायित्वों को परिभाषित करते हैं उनमें तदनुसार संशोधन कर दिया जाए। भाषा आगे लिखते हैं कि जहां मैं देखना चाहता हूं कि प्रांतों की पूर्ण स्वायत्तता हो, वहां मैं किसी भी ऐसे परिवर्तन के विरुद्ध हूं जिससे किसी भी तरह केंद्रीय सरकार कमजोर होती हो या जिससे हमारा राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट होता हो या लोगों की नजरों में उसका अस्तित्व संदिग्ध बने। इस दृष्टिकोण के अनुसार मैं नहीं चाहता कि केंद्रीय सरकार को ऐसा संघ बना दिया जाए जिसमें अनेक सरकारों का समावेश हो ताकि वे कतिपय प्रयोजनों के लिए आबद्ध होकर एक निकाय बना सकें। ऐसी व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट है। ये संघ केवल राज्यों के जमघट के रूप में बना रहेगा और जैसे ही वे प्रांत अलग अलग होने का फैसला करेंगे वह संघ टूट जाएगा। ऐसी केंद्रीय सरकार केवल तभी तक चल सकती है जब तक उसमें शामिल सरकारें चाहेंगी कि वह संघ चलता रहे। ये संघ सरकारों का परिसंघ होगा और इसका वास्ता केवल सरकारों से होगा। नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा कि वह व्यक्ति पर कर लगा सके, उसके हितों पर निर्णय दे सके और उसके लिए कानून बना सके। निश्चय ही ऐसी केंद्रीय सरकार दुर्बलतम सरकार होगी। केंद्रीय सरकार की स्थिति के बारे में जो मेरी धारणा है, भाषा कहते हैं उसके अनुसार मैं ऐसे संबंधों को मानने के लिए तैयार नहीं जैसे कि अमेरिका के संविधान में पाए जाते हैं। उनमें केंद्रीय सरकार का एक राष्ट्रकुल और साथ ही राष्ट्रकुलों का एक संघ है। ये सत्य है कि इसके अधीन केंद्रीय सरकार अपनी अदालतों और अधिकारियों के माध्यम से
प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तुरंत कार्रवाई कर सकती है, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि अमेरिका की केंद्रीय सरकार राज्यों की सृष्टि है। राज्यों ने ही उसे अस्तित्व प्रदान किया है, अतः उनके बल पर ही वह टिकेगी और उनके साथ ही वह गिरेगी। राज्यों ने जिन अधिकारों का जानबूझकर समर्पण नहीं किया है वे सभी उनके पास हैं। केंद्रीय सरकार के पास उनके अलावा और कोई अधिकार नहीं है जो कानूनी तौर पर उसे मिले हैं। ऐसी केंद्रीय सरकार किसी केंद्रीय सरकार से कितनी भी सुदृढ़ क्यों ना हो, वह मेरे विचार में भारत की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त मजबूत सरकार नहीं हो सकती। मेरा विचार है कि राष्ट्रीय सरकार की ऐसी स्थिति हो कि वह प्रांतीय सरकारों के बल पर टिकी हुई न लगे। दरअसल उनकी स्थिति इतनी स्वतंत्र हो कि चाहे सभी प्रांतीय सरकारें टूट जाएं अथवा नितांत विभिन्न संस्थाओं के रूप में बदल जाएं, फिर भी वह बनी रहे। केंद्रीय सरकार को यह अधिकार भी हो कि वह किसी प्रांत का प्रशासन तब भी संभाल ले जब कोई प्रांतीय सरकार विद्रोह या किसी और कारण से काम बंद कर दे। इसलिए प्रश्न के इस पहलू के बारे में मैं निम्नलिखित सिफारिशें करता हूं। नंबर 1, अवशिष्ट अधिकार। सभी अवशिष्ट अधिकार केंद्रीय सरकार के पास ही हों। नंबर 2, ऐसे विशिष्ट अधिकार केंद्र की सरकार को दिए जाएं कि वह किसी राज्य की उद्दंडता और विद्रोह को दबा सके जिससे देश के हितों पर आंच आती हो। नंबर 3, तीसरा बिंदु बाबा साहब बताते हैं कि यदि प्रांतीय सरकार काम करना बंद कर दे तो उसे दिए गए सभी अधिकार पुनः केंद्रीय सरकार की झोली में ही आ जाएंगे। और नंबर 4, केंद्रीय विधायिका का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हो। मेरे साथियों, यहाँ पर 4 सलाह बाबा साहब ने दी हैं और केंद्रीय सरकार को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, 4 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया है कि ये कम से कम ये 4 अधिकार केंद्रीय सरकार को जरूर मिलने चाहिए। तो 4 अधिकारों में से कोई एक अधिकार आपको बताना है। आज का प्रश्न यही है अम्बेडकर संदेश का कि केंद्रीय सरकार को बाबा साहब के अनुसार कौन से अधिकार होना जरूरी है। कोई एक अधिकार आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं और इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।